तो हम लोग बात कर रहे थे आपका फोर्जरी पर, और फोर्जरी इसकी डेफिनेशन इस पर बात हुई थी, और फोर्जरी कैसे होगी इस पर बात हुई थी। तो आपसे कहा गया था कि फॉल्स डॉक्यूमेंट जब बनाया जाएगा तभी फोर्जरी होगी, लेकिन फॉल्स डॉक्यूमेंट बने और फोर्जरी हो जाए ऐसा भी नहीं। फॉल्स डॉक्यूमेंट बनेगा और विशेष आशयों से बनेगा। कौन से विशेष आशय? जो वर्णित है कहां? 336 में। कौन कौन से वर्णित हैं? तो लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति, या और इन शब्दों का बड़ा ध्यान रखेंगे आप, इन्हीं से सबसे ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन होता है। ठीक है, तो लोग को या किसी व्यक्ति को क्षति या नुकसान, उसने केवल नुकसान शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उसने कहा क्षति या नुकसान। इसका मतलब क्षति अलग हो गई, नुकसान अलग हो गया। इसका मतलब नुकसान मॉनेटरी लॉस इसके संदर्भों में हो गया, और क्षति अन्य किसी प्रकार की। हालांकि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि नुकसान मॉनेटरी लॉस के संबंध में, क्योंकि विधायिका ने ऐसा कोई, ठीक है, इंडिकेशन नुकसान से पहले नहीं दिया है, ठीक है ना, कि नुकसान सिर्फ मॉनेटरी लॉस को माना जाएगा, ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं, इसलिए हमें यह बात कहनी नहीं चाहिए। तो नहीं ही कहते हैं। नुकसान या क्षति, इनका विस्तार जहां तक हो सकता है वहीं तक आप मानेंगे, ठीक है ना। जब आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इस आशय से कि लोग को या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, ठीक है ना। दावा या हक, दावा सांपत्तिक हो यह नहीं लिखा है, ना ऐसा कोई विशेषक शब्द प्रयोग है कि दावा या हक आप ऐसा मान लें कि सांपत्तिक दावे या हक उन्हीं से संबंधित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति अविवक्षित संविदा में प्रवेश करे, या उसके माध्यम से आप ये प्राप्त करना चाहते हो, यानी ये कारित करना चाहते हो कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अलग करे, और या फिर कपट किया जा सके, और या फिर, ठीक है, कपट करने के आशय से, ठीक है ना, या तो कपट किया जा सके और या कपट करने के आशय से अगर आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हो देन ये फोर्जरी कहलाएगी। हम लोगों ने देखा था कि फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके उन्होंने का, खा, गा इन 3 खंडों में समाहित कर दिया। का खंड में उन्होंने जो किसी भी डॉक्यूमेंट की रचना का सामान्य तरीका होता है उसका उल्लेख किया, और उनका रचित करता है, हस्ताक्षरित करता है, मुद्रांकित करता है, निष्पादित करता है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के संबंध में उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को बनाया है, इसे प्रदर्शित करने वाला यानी इसे अधिप्रमाणीकृत करने वाला कोई चिन्ह ये उस पर लगाता है, पारेषित करता है, आदि आदि। खाखंड में एक और तरीका क्या कहा कि डॉक्यूमेंट के तात्विक भाग में परिवर्तन करता है, ठीक है। और आपसे कहा गया था कि कानून की निगाह और फेसबुकियों की निगाह इनमें के बीच अंतर यही है। फेसबुकियों की निगाह ये क्या होती है कि साहब परिवर्तन तो है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन तात्विक नहीं होता, ठीक है। परिवर्तन अगर कर भी दिया गया लेकिन उस परिवर्तन का कोई विधिक प्रभाव पक्षकारों के अधिकारों पर हो ही नहीं रहा, तो मियर अमेंडमेंट, केवल परिवर्तन
ये किस गिनती में होना चाहिए, ठीक है, इसे किसी गिनती में नहीं होना चाहिए। अगर कोई परिवर्तन किसी दस्तावेज में किया गया है और उस दस्तावेज का कोई प्रभाव पक्षकारों के अधिकारों पर हो ही नहीं रहा, और आप सिर्फ उस परिवर्तन के आधार पर उस परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कारागार जैसे कठोर दायित्व से भारित करो, तो यह न्याय नहीं, अन्याय है। इस व्यक्ति को डांटना, फटकारना, कुछ भी आप करो, लेकिन कारागार जैसे कठोरतम दायित्व से भारित करना उचित नहीं है। क्यों? उसने जो परिवर्तन किया उसका आखिर पक्षकारों के अधिकारों पर क्या प्रभाव? कुछ भी तो नहीं। यह व्यक्ति कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन दंड के योग्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दंड ये कठोरतम बात है। जब तात्विक भाग में परिवर्तन नहीं है तो ठीक है, इसे थोड़ा ढीठ किस्म का आदमी ये मान लिया जाए, ठीक है, थोड़ा दुस्साहसी ये मान लिया जाए, लेकिन अन्य किसी प्रकार का दायित्व इसके ऊपर रखा जाए वो बात अलग है। किंतु कारावास या दंड जैसे कठोर दायित्वों से इसे भारित नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसने कहा तात्विक भाग में परिवर्तन करता है, तात्विक भाग में। और हमने कहा था तात्विक भाग में परिवर्तन माना कब जाता है? कोई भी डॉक्यूमेंट जिस तथ्य को, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए, अर्थात जिस तथ्य का सबूत उत्पन्न करने के लिए अस्तित्व में आता है, ठीक है, उस तथ्य के वर्णन में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए तो यह कहा जाता है कि दस्तावेज में तात्विक परिवर्तन किया गया। आप संविदा लेखबद्ध करते हो तो संविदा लेखबद्ध करने के पीछे क्या आशय है? क्योंकि संविदा ये तो हमेशा मौखिक होगी, ठीक है, संविदा लिखकर, ठीक है, ये नहीं होगी, ठीक है। हालांकि बहुत लोग इससे असहमत, क्योंकि लिखकर हमने आपको प्रपोजल दिया, आपने लिखित प्रतिग्रहण कर लिया, ठीक है ना, तो संविदा लिखित भी हो सकती है, लेकिन बहुधा समाज में देखने को यह मिलता है कि संविदाएं मौखिक होती हैं और बाद में उन्हें लेखबद्ध किया जाता है, ठीक है ना। प्रथमता तो विक्रय की संविदा मौखिक होती है क्रेता और विक्रेता के बीच, उसके बाद उसे लेखबद्ध करते हैं। तो लेखबद्ध करने के पीछे आशय क्या होता है? उसके पीछे आशय होता है कि वो विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति जिसे विक्रय होना है, ठीक है, उसकी पहचान करने लायक विशिष्टियां ये वर्णित कर दी जाएं, ताकि ये न हो सके कि पक्षकारों में सम्मति किसी विशेष भूखंड को क्रय करने के बाबत हुई और बाद में किसी अन्य भूखंड के, ठीक है, विक्रय की संविदा होना ये पक्षकार कहना शुरू कर दें। यानी उसमें स्थावर संपत्ति की पहचान के लायक विशिष्टियों का वर्णन होना चाहिए। वो समय सीमा जिसके बीच विक्रय की संविदा पूर्ण हो जाएगी, वह प्रतिफल, इन सब बातों का साक्ष्य देने की अगर जरूरत पड़ जाए तो सुविधा पूर्वक साक्ष्य दिया जा सके, इस आशय को लेकर ही संविदा का लिखित प्रारूप या लिखित स्वरूप यह अस्तित्व में आता है। अन्यथा मौखिक संविदा भी संविदा है। भारतीय संविदा अधिनियम कहता है संविदाएं अभिव्यक्त होंगी, संविदाएं विविक्षित होंगी, संविदाएं मौखिक होंगी, संविदाएं लिखित होंगी। और संभवतः इसीलिए क्या किया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उन्होंने कहा कि 100 रुपए, इससे ऊपर अगर अचल संपत्ति का हस्तांतरण है विक्रय के माध्यम से तो लिखित और अनुप्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत संविदा के माध्यम से ही होगा।
तो वो बात अलग है। लेकिन हमारा कहना यह है कि संविदा के तात्विक भाग में परिवर्तन हुआ, तभी पक्षकारों के हित ये प्रभावित होंगे। ठीक है, समय सीमा बढ़ाई गई, प्रतिफल की धनराशि इसे घटोत्तरी या बढ़ोतरी किया गया, या कोई अन्य बात ऐसी लिख दी गई, ठीक है, जिसके कारण से संविदा के तात्विक भाग में परिवर्तन हुआ, ये कहा जा सके, तभी ये माना जा सकता है कि दस्तावेज फाल्सली ये बनाया गया है। अन्यथा ये कैसे कह दिया जाएगा फाल्सली दस्तावेज बना, और फॉल्स डॉक्यूमेंट बना और उस आशय से बना। हालांकि जब आपने तब्दीली कर दी तो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वो, लेकिन फॉल्स डॉक्यूमेंट उस ढंग का नहीं है जो फोर्जरी को जन्म दे। ऐसा नहीं होगा जब तक कि संविदा के तात्विक भाग में परिवर्तन न कर दिया जाए। तो तात्विक भाग ये उस तथ्य के वर्णन से संबंधित है जिस तथ्य के साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए जाने के लिए दस्तावेज की रचना हुई है। यदि उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली ये की गई है और इस आशय से की गई है कि अभिव्यक्ति अभिविक्षित संविदा में प्रवेश करे आदि आदि जो वर्णित है, तो फोर्जरी हुई है। तीसरा तरीका उसने बताया कि आपने क्या किया है, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड जो दस्तावेज के रचयिता की है उसका फायदा उठा लिया। वो विकृत चित्त था, मत्तता की अवस्था में था, यह स्वयं आपने उससे प्रवंचना की थी और प्रवंचना के कारण यह मत्तता या विकृत चित्तता के कारण वह विषय वस्तु या दस्तावेज जो उसके समक्ष रखा था उसके सही स्वरूप को समझने में असमर्थ रहा, और इसलिए उसने क्या किया कि उस दस्तावेज का निष्पादन आदि कर दिया। तो भी आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, और अगर आपने ये सब प्राप्त किया है उन उद्देश्यों से जो 336 या पूर्व में 463 इसमें वर्णित थे, तो आपने फोर्जरी का ऑफेंस किया है। ठीक है, ये माना जाएगा। अब स्पष्टीकरण, तो जो स्पष्टीकरण है ये आपसे कई बार कहा गया कि अगर न पढ़े जाएं फिर भी धारा में शामिल दिखाई देने चाहिए, और अगर आपको धारा में शामिल स्पष्टीकरण नहीं दिखते तो आपकी समझ ठीक नहीं है, ऐसा कई बार कहा गया। तो देखें कि कहता किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। आपने अपने ही नाम का हस्ताक्षर किया, लेकिन ये जानते हुए किया कि हम अपने हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। दुनिया में आशीष त्रिपाठी एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, और कोई पर्सन ऑफ अथॉरिटी है उसका भी नाम आशीष त्रिपाठी है। हमने खुद का ही सिग्नेचर किया, लेकिन जिस समय हम सिग्नेचर कर रहे हैं उस समय हमें खूब मालूम है कि हम जो हैं, ठीक है, उनका सिग्नेचर नहीं बना रहे हैं, हम किसी अन्य का सिग्नेचर बना रहे हैं, और जिसके सिग्नेचर बनाने का हमें कोई प्राधिकार नहीं। तो हम कूट रचना या फोर्जरी कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमें कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं है और जिससे प्राधिकार प्राप्त न होने की बात हम जानते हैं, ठीक है, उसके द्वारा निष्पादित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या रचित तात्पर्यित होने वाला दस्तावेज हम ये बना रहे हैं। ऑल दो,
ठीक है, आई एम गोइंग टू साइन, ठीक है, माई सेल्फ, हम अपने ही सिग्नेचर बना रहे हैं, हमने किसी और के नहीं बनाए हैं। लेकिन इसके बाद भी ये स्थिति मिथ्या दस्तावेज इसी को जन्म देगी। और यदि हमने ऐसा उन उद्देश्यों से किया है जैसा 336 में वर्णित है, तो इसे फोर्जरी की श्रेणी में माना ही जाना चाहिए, क्योंकि तथ्यों की सही स्थिति क्या है इससे कोई मतलब नहीं। आपका आशय ये क्या है, मतलब हमेशा इसी से है। आपने अपने मित्र जिसका एक खाता बैंक में है और खूब पैसे हो उसके खाते में, ठीक है, उसके हस्ताक्षरों की नकल मजाक मजाक में की, ठीक है, आपका कोई आशय किसी के साथ कपट करने का नहीं है। बैंक मैनेजर भी आपका मित्र है जिस बैंक में उसका खाता है, ठीक है, बैंक मैनेजर भी आपका मित्र है जिसका खाता वो भी आपका मित्र है। और सिर्फ बैंक मैनेजर को अप्रैल फूल बनाने के प्रयोजन से आपने उसके सिग्नेचर बनाए और बिल्कुल हूबहू बना दिए और बैंक मैनेजर के पास बियर चेक रख दिया कि उसने हमें दिया और उसने पेमेंट दिया और तुमने सही स्थिति बता दी, ठीक है, तुम सही स्थिति बताते उससे पहले ही पकड़ गए। लेकिन ये सारे तथ्य साबित हो गए, ये सारे तथ्य साबित हो गए, तो नो डाउट आपने अन्य व्यक्ति के सिग्नेचर बनाए, ठीक है, और जिसके सिग्नेचर बनाने का आपको कोई प्राधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी आप कूट रचना के यानी फोर्जरी के दोषी नहीं है, भले ही फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने के दोषी आप हैं, लेकिन फोर्जरी के दोषी नहीं, क्योंकि आपका ये आशय बिल्कुल नहीं था कि लोग को या किसी व्यक्ति को कोई क्षतिकारित करें, किसी दावे या हक का समर्थन करें, किसी व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्ति अभिविकसित संविदा में प्रवेश ये प्राप्त करें या किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति अलग करने के लिए तैयार करें या कपट कर सकें या कपट किया जा सके, ऐसा कोई आशय आप में निवास नहीं कर रहा था, इसलिए आप फोर्जरी के दोषी नहीं हैं। दूसरी तथ्य स्थिति, आपका मित्र है, उसका कोई खाता बैंक में नहीं, आपका यह विश्वास है कि उस खाते में उसका, उस बैंक में उसका खाता है और लाखों रुपए जमा है, जबकि एक पैसा नहीं जमा है। आपने उसके हस्ताक्षरों की कूट रचना की और पहुंच गए बैंक मैनेजर के पास और पकड़ गया। अब आप फोर्जरी के दोषी हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने एक ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है जिससे आपका आशय क्या था, कपट करना, ठीक है, कपट करना आपका आशय था, यानी किसी व्यक्ति को प्रवंचित करना और प्रवंचना के माध्यम से उसे क्षति कारित करना, और क्षति का प्रकार सांपत्तिक क्षति का है। साथ ही साथ आप लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या अपहानि इस कैटेगरी में इसमें भी आ रहे हैं। तो हमेशा यह देखा जाएगा आपका आशय क्या है। आप अपने ही हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन क्या अपने कर रहे हैं? अपने तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। जब आप अपने नहीं कर रहे हैं और आप ये खूब जानना है कि हम अपने नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, अपने समान नाम धारण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर उसके बिना प्राधिकार के बना रहे हैं। सही स्थिति यह है। ये तो रपट पड़े तो हर गंगा है। जब पकड़ गए आप तो आपने कहना शुरू कर दिया कि हमने अपने सिग्नेचर बनाए थे, ठीक है ना। आपने अपने नहीं बनाए थे, आपने अपने ही समान नाम धारण करने वाले व्यक्ति के अपराधिकृत हस्ताक्षर बनाए थे। इसलिए आप
फॉल्स डॉक्यूमेंट, और यदि आपने उन आशयों को धारण करके जो आशय धारा 336 या 463 में बताए गए ये कृत्य किया है, तो आपको इस कृत्य का पुरस्कार अवश्य मिलेगा। और आप अकॉर्डिंगली जो पहले 465, 66, 67, 68 जो भी जहां भी आपका मामला आता होगा उसके मुताबिक दंडित होंगे। तो कहता है किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूट रचना की कोटि में आता है। कहता है का एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी नाम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। का ने कूट रचना की, आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज उस पर अपने ही सिग्नेचर बना रहे हैं, लेकिन आपका आशय क्या है कि यह विश्वास किया जाए कि यह बिल ऑफ एक्सचेंज किसी अन्य व्यक्ति ने लिखा है जो आप ही के समान नाम धारण करता है। तो आप अपने सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है। और आप अगर ये तर्क देना शुरू करेंगे कि मूलतः हम सब एक ही हैं, क्योंकि वो अन्य व्यक्ति कौन है ये भी नहीं पता, हम कौन है ये भी नहीं पता, क्योंकि ये नाम यहां हमें मिला है, ठीक है ना। ये नाम तो हमें पुकारने के लिए दे दिया गया, ये नाम हम लेकर थोड़ी आए थे ना, ये मेरा नाम है, हम तो अनाम हैं, और जिसके सिग्नेचर हमने बनाए वो भी अनाम है, उसे भी जो नाम मिला यही मिला। तो बेसिकली हम सब अनाम हैं। क्यों? बेसिकली हम सब एक ही, ठीक है, परमात्मा के अंश हैं, इसलिए उसके सिग्नेचर हमने बनाए, हमारे सिग्नेचर उसने बनाए, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप इस ढंग के तर्क देंगे तो ये आपकी धूर्तता मानी जाएगी, क्योंकि फिर ये भी तर्क तो दीजिए कि आपके बैंक अकाउंट के वो सिग्नेचर बना के आपका बैंक अकाउंट से पैसे निकाल ले, तब भी तो आपको यही तर्क देना चाहिए, तब तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। तो आपके इस प्रकार के कोई तर्क नहीं चलेंगे और आपको दंड मिलेगा, यद्यपि आपने अपने ही सिग्नेचर बनाए, ठीक है ना। तो आगे कहता है का एक कागज के टुकड़े पर शब्द प्रतिग्रहित लिखता है और उस पर या के नाम के हस्ताक्षर इसलिए करता है कि खा बाद में इस कागज पर एक विनिमय पत्र जो खाने या के ऊपर किया है लिखे और उस विनिमय पत्र का इस प्रकार प्रक्रामण करे मानो वह या के द्वारा प्रतिग्रहित कर लिया गया था, का कूट रचना का दोषी है। तथा यदि खा इस तथ्य को जानते हुए का के आशय के अनुसरण में उस कागज पर विनिमय पत्र लिख देता है तो खा भी कूट रचना का दोषी है। आपने क्या किया? केवल प्रतिग्रहित लिख दिया, कुछ लिखा ही नहीं, प्रतिग्रहित लिख दिया, ठीक है। और इसलिए लिखा कि बाद में खा आएगा, अब वो इस प्रभाव के शब्द जोड़ देगा इसमें कि उन शब्दों का कुल प्रभाव यह होगा विधिक कि यह समझा जाएगा कि याने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया था, प्रतिग्रहित किया था। और अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रतिग्रहिता हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज पर उल्लिखित धनराशि के आप, ठीक है, देनदार हैं उसके प्रति जिसके पक्ष में विनिमय पत्र है, ठीक है ना। तो का ने क्या किया? प्रतिग्रहित लिख दिया इस आशय से कि खा बाद में इसमें उस प्रभाव के शब्द और जोड़ देगा जिनका कुल प्रभाव यह होगा कि यह बिल ऑफ एक्सचेंज ए द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। तो अब दो बातें हो सकती हैं कि खा ऐसा लिखेगा और खा ऐसा नहीं लिखेगा, क्योंकि का जो कुछ कर सकते थे अपने आप कर सकते थे ना, खा उनके द्वारा सोचा गया, करेगा या नहीं करेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो फिलहाल का महोदय तो फोर्जरी के दोषी है क्योंकि कपट करे, ठीक है ना, इस आशय से उन्होंने यह लिखा है, ठीक है ना। इस आशय से लिखा कि या बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर माना जाए, ठीक है ना, और या को नुकसान हो या उसके साथ कपट किया जा सके, इस आशय से आपने प्रतिग्रहित लिखा है।
आप तो हो ही गए फोर्जरी के दोषी। अगर खा इनकी मंशा को आगे बढ़ाते हुए उस प्रभाव के शब्द लिखेगा कि खा या एक्सेप्टर माना जाए, तो खा भी फोर्जरी का दोषी है, अन्यथा ये मिस्टर है। ठीक है ना। आगे कहता है, का अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार दे विनिमय पत्र पढ़ा पाता है। का अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार दे विनिमय पत्र पढ़ा पाता है। हम खूब जानते हैं यह विनिमय पत्र आशीष त्रिपाठी नाम से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम ये तो कम से कम जानते ही हैं। भले ही हम ये नहीं जानते कि यह विनिमय पत्र किन आशीष त्रिपाठी का है, ये हम नहीं जानते। सही है, क्या पता कौन आशीष त्रिपाठी है जिनके नाम का ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे नाम में नहीं है। भाई इतना तो हम जानते ही हैं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज कम से कम मेरे नाम में नहीं है, जिससे संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग हुआ, संपत्ति का कब्जा किसी ढंग से आपके पास पहुंच गया। ठीक है, आप नहीं जानते कि संपत्ति किसकी है। आप ये तो जानते हैं कि आपकी नहीं है, ये तो जानते हैं। ठीक है, और जब ये जानते हैं तो चलिए कानून बनाते समय मानवीय जो गुण और अवगुण हैं दोनों का ध्यान रखेंगे। मानव से यह अपेक्षा नहीं हो सकती कि वो अनंत काल तक दूसरे की संपत्ति दूसरे को देने के लिए सुरक्षित रखे। ठीक है, यह अपेक्षा नहीं हो सकती। भाई हम क्यों कस्टडी दूसरे के लिए घूमे। हालांकि संत और योगी वो तो छुएगा भी नहीं उस संपत्ति को। हालांकि संपत्ति संत और योगी के लिए संपत्ति होगी, इसमें भी संदेह है, क्योंकि अगर संपत्ति उसके लिए संपत्ति है तो संत और योगी का है बात का। ठीक है, क्योंकि संत और योगी उसे तो संपत्ति में संपत्ति दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि संत और योगी संपत्ति का उपयोग नहीं करेगा। यह मूर्खता और है बड़ी कि संत और योगी संपत्ति का उपयोग तो करेगा लेकिन वो उसे संपत्ति नहीं दिखाई देगी। उपयोग में बुराई नहीं होती, उपयोग तो करेंगे ही। उपयोग क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उपयोग नहीं करेंगे जिंदा कैसे रहेंगे, लेकिन उपयोग करेंगे। ठीक है, वो लक्ष्य नहीं होता जीवन का। इसलिए वो अगर चली भी गई तो चली गई, क्या फर्क पड़ता है। भगवान ने दी थी तब खुश थे, अब नहीं है तो खुश, जैसी मर्जी। लेकिन जो संत और योगी हैं उनको छोड़कर एक सामान्य मानव से यह अपेक्षा नहीं हो सकती कि वो अनंत काल तक संपत्ति को दूसरों के लिए सुरक्षित रखेगा। तो ठीक है, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, संपत्ति आपके पास किसी भी ढंग से कब्जे में पहुंच गई, लेकिन एक युक्ति संगत समय तक तो आपसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि आप संपत्ति के मालिक के लिए उसे सुरक्षित रखिए अपने पास, क्योंकि संपत्ति के मालिक की जानकारी आपको भले ही ना हो, लेकिन यह जानकारी आपको भली भांति है कि आप इसके मालिक नहीं हैं। और एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आपसे यह अपेक्षा नाजायज नहीं है कि आप दूसरों के श्रम पर अपनी अनुचित समृद्धि करने का प्रयास न करो। यह नाजायज नहीं है। इसी तरह जब आपको विनिमय पत्र पड़ा मिला, आप ही के नाम में है, मान लिया, विनिमय पत्र को देखने से ऐसा लगता है कि आपके नामधारी किसी व्यक्ति के आदेशानुसार ही वो गए हैं। ठीक है, लेकिन इस परिस्थिति का लाभ उठाएंगे आप, ये तो संयोग है। ठीक है, और इस संयोग का आप अपने लाभ के लिए उपयोग करें और अपने चित्त और आत्मा को भ्रष्ट करें, इसकी अनुमति कानून नहीं देगा। क्योंकि कानून का क्या, ठीक है, आपको शुद्ध रखना चाहता है।
ठीक है। और इसीलिए प्राचीन काल में क्या वर्तमान में भी एक सिद्धांत है कि दंड पाकर व्यक्ति निर्दोष हो गया। यद्यपि कुछ बेवकूफ टाइप के लोग आ जाएंगे, गधे टाइप के, ठीक है। निर्दोष हो जाने का अर्थ यह नहीं हो गया कि अब उसकी विश्वसनीयता उस व्यक्ति के समान हो गई है जिसने कभी दोष किया ही नहीं था, ठीक है ना। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, ये अलग बात है, ठीक है। और इनोसेंसी, ठीक है, इनोसेंसी तो ना कहें क्योंकि इनोसेंसी प्रारंभिक तौर पर होती है। दोष मुक्त हो जाना यह बिल्कुल दूसरी स्थिति है, ठीक है। इसलिए जो सजा याफ्ता है उन्हें विश्वास की जगहों पर जाने से रोका गया है। वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो विभिन्न काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। भिन्न प्रकार के कानूनों ने, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस अराइज की हैं जो कि सजा याफ्ता व्यक्ति पर लागू होंगी, ठीक है। तो कानून उसे विश्वसनीयता के योग्य उस व्यक्ति के समान नहीं मानता जो कभी दोषसिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यह तो माना ही जाएगा कि दंड पाने के बाद वो निर्दोष हो गया। तो कानून आपको बिल्कुल शुद्धतम स्वरूप में बनाए रखने की कोशिश करता है। इसलिए आपको इस परिस्थिति का लाभ उठाने नहीं दिया जाएगा, या आप लाभ उठाओगे कि का एक विनिमय पत्र पढ़ा पाता है जो किसी के आदेशानुसार दे है, ठीक है, और ये मिस्टर अपने सिग्नेचर प्रस्तुत करके, ठीक है, उसे अपने आदेशानुसार दे बनाकर और उसका पेमेंट अगर प्राप्त करते हैं तो इन्हें ये तो खूब ही मालूम है कि ये विनिमय पत्र कम से कम मेरे लिए नहीं है, ठीक है। यही वो कह रहा है कि का अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार विनिमय पत्र पढ़ा पाता है, अपने नाम से, जो इनका नाम है, ठीक है, उसके नाम से विनिमय पत्र पड़ा हुआ है। लेकिन ये खूब जानना है कि विनिमय पत्र अन्य व्यक्ति के लिए है, मेरे लिए नहीं है, भले ही मेरे नाम से है, ठीक है। का अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार दे विनिमय पत्र पढ़ा पाता है, का उसे उठा लाता है और यह विश्वास कराने के आशय से स्वयं अपने नाम पृष्ठांकित करता है कि इस विनिमय पत्र का पृष्ठांकन उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके आदेशानुसार वह दे है यहां का ने कूट रचना की है, ठीक है, क्योंकि उसका हस्ताक्षर करने का कोई प्राधिकार आपके पास नहीं था। आगे कहता है का खाके विरुद्ध एक डिग्री के निष्पादन में बेची गई संपदा को खरीदता है, ठीक है। खा संपदा के अभिग्रहित किए जाने के पश्चात या के साथ दुस्संधि करके का को कपट वंचित करने और यह विश्वास कराने के आशय से कि वह पट्टा अभिग्रहण से पूर्व निष्पादित किया गया था, नाम मात्र के भाटक पर एक लंबी कालावधि के लिए या के नाम उस संपदा का पट्टा कर देता है और पट्टे पर अभिग्रहण से 6 मास पूर्व की तारीख डाल देता है। खा यद्यपि पट्टे का निष्पादन स्वयं अपने नाम से करता है तथापि उस पर पूर्व की तारीख डालकर वह कूट रचना करता है। डेट में परिवर्तन यह हमेशा फॉल्स डॉक्यूमेंट को जन्म दे ऐसा जरूरी नहीं, यानी ऐसे फॉल्स डॉक्यूमेंट को जन्म दे जो फोर्जरी भी हो, ठीक है ना, यह जरूरी नहीं है। लेकिन डेट में परिवर्तन अगर पक्षकारों के विधिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है तो डेफिनेटली फिर यह फॉल्स डॉक्यूमेंट भी है और फोर्जरी भी है। एक मुकदमा टाइम बार्ड हो रहा था, आपने क्या किया, उसी वो डॉक्यूमेंट, वो मुकदमा जिस डॉक्यूमेंट की बिना पर, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर संस्थित होना था, उस डॉक्यूमेंट की डेट निष्पादन की वो बदल ली ताकि आपको लिमिटेशन ये मिल जाए। जब हम लोग लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे। सिविल वाद, ठीक है, इसमें सब जो वो है लिमिटेशन एक बार बीतना प्रारंभ हुई, ठीक है, तो वो रुकेगी नहीं।
और अगर रुकेगी तो जो लिमिटेशन एक्ट में रुकने की स्थितियां बताई हैं वहीं तक रुकेगी। ठीक है ना। जैसे क्या हुआ कि अगर किसी काज ऑफ एक्शन पर मुकदमा लाने के लिए 3 साल की लिमिटेशन निर्धारित थी और जिस समय काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ उस समय जो मुकदमा ला सकता था या जिसे मुकदमा लाने का अधिकार था वो अवयस्क है, तो लिमिटेशन बीतना प्रारंभ नहीं होगी जब तक वो वयस्क नहीं हो जाएगा। अब वयस्क हो गया, 1 साल तक नहीं लाया मुकदमा, उसके बाद वो पागल हो गया और पागल ही मर गया। ठीक है ना। अब उसके जो विधिक उत्तराधिकारी आएंगे उन्हें लिमिटेशन 2 साल मिलेगी, 3 साल नहीं, क्योंकि 1 साल बीत चुकी है। और सिविल वाद की सूरत में लिमिटेशन क्षमा करने का कोई अधिकार न्यायालय के पास नहीं है। अपील, रिवीजन, याचिका, इन सब में वो डिले कंडोन कर सकते हैं, विलंब को क्षमा कर सकते हैं, किंतु सिविल वाद की दशा में वे विलंब को क्षमा नहीं कर सकते। ये विशेष बात है, आपसे पूछी जाती इंटरव्यू में भी और ऑप्शनल सवाल बनाकर भी। ठीक है। सिविल वाद की दशा में विलंब क्षमा करने का कोई अधिकार न्यायालय के पास नहीं है। ठीक है। तो अगर आपने इस ढंग की तब्दीली की है जिसका विधिक प्रभाव यह हो रहा है कि लिमिटेशन घट या बढ़ रही है, ठीक है ना, तब पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और तब आपका यह कृत्य है फोर्जरी भी हो सकता है। अदरवाइज ये फोर्जरी नहीं भी हो सकता। एक विक्रय पत्र है, वो सन 1969 में निष्पादित हुआ था या 1972 में, क्या फर्क पड़ता है। अगर विवाद यह है कि स्वामी तुम हो या हम हैं, अगर विवाद यह है तो वो 69 में निष्पादित हुआ, 72 में निष्पादित हुआ, इससे क्या मतलब है। वो जेन्युइन है या नहीं ये देखा जाएगा। ठीक है ना। विक्रय पत्र में 2 अनुप्रमाणक साक्षी चाहिए, आपने उसमें तीसरा नाम अननेसेसरी जोड़ दिया, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है। ठीक है। एक सज्जन थे, वो कभी नकल नहीं करते थे, कभी नेवर नहीं करते थे, और कॉलेज के पिछले दरवाजे जाते थे। तो एक दिन हमने उनसे पूछा कि भाई जब तुम नकल करते नहीं, तुम्हारे पास नकल होती नहीं, तो तुम मेन गेट से क्यों नहीं घुसते। बोले आदत ही नहीं, अच्छे नहीं लगता मेन गेट से घुसना। बोले कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए जो है पीछे गेट से घुस जाता है। तो है आदत में, कुछ लोगों की आदत में है गलत काम करना। तो 2 अनुप्रमाणक साक्षी थे, तीसरा और कर दिया। ये फॉल्स डॉक्यूमेंट है बट फोर्जरी नहीं है, क्योंकि मिनिमम 2 ही चाहिए। ठीक है ना। और न्यूनतम जो 2 थे उसकी कोई कूट रचना उसने नहीं की। ठीक है। तो फॉल्स डॉक्यूमेंट ये होगा बट इट इज नॉट ए फोर्जरी। ठीक है। और दंड का मामला तभी आएगा जब फोर्जरी हो। तो फोर्जरी अलग बात है, फॉल्स डॉक्यूमेंट विद दोज इंटेंशंस विच आर डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 336। ठीक है। बोथ मस्ट बी सेटिस्फाइड। यही स्थिति डेट की है। डेट आपने बदली है, तब स्थिति यह आएगी, या डेट डाली कहीं कि उससे पक्षकारों के अधिकारों पर क्या असर आ रहा। ऑक्शन हुआ, नीलाम हुआ, डिग्री के निष्पादन में हुआ, और आप फला व्यक्ति ने खरीद लिया। आप कौन है? निर्णीत ऋणी। ठीक है ना। डिग्री के निष्पादन में नीलाम हुआ, आपने क्या किया, मिस्टर या से कलियुजन दुर्भिसंधि की, और ऑक्शन फेल हो जाए। ठीक है। ऑक्शन में जिसने खरीदा, नीलामी में जिसने खरीदा, उसे कुछ ना मिले। ठीक है। डिग्री होल्डर, उसे तो पैसा मिल ही जाएगा। डिग्री होल्डर की डिग्री तो संतुष्ट हो गई, संपदा भी की ना, तो संपदा जिसने खरीदी
उसे नुकसान होगा। आपने कलयुदन किया या से, आपने यानी किसने, जजमेंट डेप्टर यानी निर्णय तुरणी ने, और एक पट्टा, एक लीज डॉक्यूमेंट लंबी अवधि का और नॉमिनल भाटक पे, ताकि क्योंकि कलयुदन ही है, या को भी डर लग रहा है कि कहीं इन्होंने इसके आधार पर किराया ही मांगना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना भाई, 1 लाख रुपए महीने पे हो गया, ठीक, तो उसे मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम तो कह रहे हो ये लीज डॉक्यूमेंट हुआ था और 1 लाख रुपया हमें महीने में देना था इन्हें किराए के रूप में, तो तुम तो दोगे 1 लाख रुपया। और बेईमानों के बीच विश्वास तो थोड़ा कम होता है, तो या के पक्ष में एक लंबी अवधि का लीज डीड बहुत कम भाटक पर लिखी गई। आशय यह है कि जो नीलामी क्रेता है उसे तो संपत्ति का कब्जा कभी ना मिले, क्योंकि संपत्ति का कब्जा कैसे रहेगा, वो तो पट्टा, और उस पर 6 महीने पहले की डेट डाल ली गई, जिस डेट में नीलाम हुआ उससे 6 महीने पहले की डेट डाल ली गई, ताकि यह दर्शित हो कि नीलामी क्रेता ने जिस संपत्ति को खरीदा उस पर पहले से एक पट्टेदार मौजूद है, और जब तक उसका पट्टा समाप्त नहीं होगा तब तक कब्जा उन्हें नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि आप संपत्ति पर जिन अधिकारों को प्राप्त करोगे वे उन्हीं बाध्यताओं के अधीन होंगे। ठीक है ना, जिन बाध्यताओं के अधीन आपका अंतरणकर्ता था। ठीक है ना, यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कानून है। तो नीलामी क्रेता ने जिस संपत्ति को खरीदा उस संपत्ति की वही स्थिति कानून में मानी जाएगी। ठीक है ना, या वह संपत्ति उन्हीं बाध्यताओं के अधीन कानून में मानी जाएगी जिन बाध्यताओं के अधीन वह संपत्ति नीलामी के दिन, ठीक है, निर्णीत ऋणी के पास अर्थात अंतरणकर्ता के पास थी। और अगर यह सही मान लिया जाए तो 6 महीने पहले की लीज डीड है। ठीक है ना, और लंबी अवधि की है और कम भाटक पर है, तो नीलामी क्रेता को उस लंबी अवधि तक, ठीक है, उस लंबी अवधि तक उतने ही भाटक पर उसे संपत्ति का कब्जा देना होगा, और या फिर उसका पट्टा धारा 111 जो कहां है संपत्ति अंतरण अधिनियम में, ठीक है ना, उसके अंतर्गत समप्रत ये हो जाए। ठीक है ना, और या फिर आप पट्टा समाप्त करो, तो पट्टा समाप्त करने की भी अपनी कंडीशंस दिए, कहा 106 टीपीएम है कि पट्टा मासानुवर्षीय है तो 15 दिन का नोटिस, पट्टा वर्षानुवर्षीय तो 6 महीने का। ठीक है ना, मिनिमम नोटिस आप देंगे, और या पट्टा समप्रत हो यानी 111 की स्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर जो नीलामी क्रेता है उसे नुकसान या क्षति ये पहुंचाने के आशय से तो ये कारगुजारी जो आपने की है डेट डालने की, ये की ही गई है। तो ऐसी दशाओं में ठीक है, क्या माना जाएगा कि आपने फोर्जरी की है, आपने कूट रचना की है, ये माना जाएगा। का एक व्यापारी अपने दिवाले का पूर्वानुमान करके अनुमान लग गया कि अब हम दिवालिया हो जाएंगे, अपनी चीज वस्तु खाके पास का के फायदे के लिए और अपने लेनदारों को कपट वंचित करने के आशय से रख देता है। ठीक है, अपने लेनदारों को कपट वंचित करेंगे और इसलिए सारी चीजें उठा के खाके पास रख दी, और प्राप्त मूल्य के बदले में खा को एक धनराशि के लिए अपने को आबद्ध करते हुए एक वचन पत्र उस संव्यवहार की सच्चाई को रंगत देने के लिए लिख देता है। ठीक है ना, और एक ताकि सारी चीजें ठीक लगे, ये लगे कि हमने इन्हें बेच दिया, एक उस संव्यवहार का, ठीक है, वो लिख देता है हस्तांतरण पत्र, और जो प्रतिफल की राशि प्राप्त करता है उसके संबंध में उसे वचन दे देता है कि तुम्हारी वापस कर देंगे। ठीक है ना, अच्छा, अपने को आबद्ध करते हुए एक वचन पत्र उस संव्यवहार की सच्चाई को रंगत देने के लिए लिख देता है। ठीक है, और प्राप्त मूल्य के बदले में खा को एक धनराशि देने के लिए अपने को आबद्ध करते हुए एक वचन पत्र उस संव्यवहार की सच्चाई को रंगत देने के लिए लिख देता है, और इस आशय से कि यह विश्वास कर लिया जाए कि यह वचन पत्र उसने उस समय से पूर्व ही लिखा था जब उसका दिवाला निकलने वाला था, उस पर पहले की तारीख डाल देता है। काने परिभाषा के प्रथम शीर्षक के अधीन घोषणा की है। अच्छा, उसने
चीजों को रखकर ऋण प्राप्त किया है, ऐसा उसने दर्शित किया है। ठीक है ना, एक वचन पत्र उसने लिख दिया कि इन चीजों के बदले हम ये ऋण प्राप्त कर रहे हैं और हम वापस इस ऋण को करेंगे, जबकि वास्तव में उसने निःशुल्क उसके पास रखा है और कोई ऋण प्राप्त नहीं किया, कुछ नहीं। वो सारी संपत्ति बचाने के लिए, कपट वंचित करने के लिए उसने वहां रखी है और पूर्व की तारीख डाल देता है। ठीक है, जिस डेट में दिवालिया होने का अनुमान है उससे पहले की तारीख डाल देता है। आज हमें अनुमान लगा कि हम दिवालिया हो चुके हैं, आज अनुमान लगा ना, तो हमने अपनी सारी संपत्ति उठाई, किसी के पास रख दी और इसको हमने ठीक और उससे कुछ धनराशि ले ली और यह दर्शित करने के लिए कि हमने उधार के तौर पर धनराशि ली, उसके पक्ष में एक वचन पत्र ये लिख दिया। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अपने लेनदारों को कपट वंचित ये करने का आशय रखते हैं। ठीक है, और आज से पूर्व की तारीख डाल दी ताकि ये लगे कि आज की डेट पे हमें दिवालिया होने का पूर्वानुमान लगा, तो जिस डेट पे हमें लग रहा है कि उससे हो गए होंगे उससे पूर्व की तारीख डाल दी, तो ये कूट रचना है। आगे कहता है स्पष्टीकरण 2, कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना की विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई थी, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना की विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में रची गई थी, कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। आपको नहीं मालूम कि रमेश है या नहीं है, ठीक है, रमेश के नाम से एक दस्तावेज रच लिया आपने, या जो आदमी मर चुका है उसके नाम की दस्तावेज आज बना रहे हैं आप, ताकि ये विश्वास किया जाए कि उसने जीवन काल में अपनी संपत्ति लिखी थी और उद्देश्य आपके वही है जो 336 में बताए गए, तो आप फोर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, आपका दृष्टांत देखें, कहता का एक कल्पित व्यक्ति के नाम को विनिमय पत्र लिखता है और उसका प्रक्रमण करने के आशय से उस विनिमय पत्र को ऐसे कल्पित व्यक्ति के नाम से प्रतिग्रहित कर लेता है, का कूट रचना करता है। जब सरकारी इमदाद का यानी गवर्नमेंट एड का की बंदर बांट होती है, तो इसी ठीक है तरीके का प्रयोग होता है। उसमें बैंक मैनेजर साहब भी मिले होते हैं, क्योंकि अब तो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये खाते में होता है ट्रांसफर। तो जाने किसके किसके आधार कार्ड, ठीक है, ये ले लिए गए। ठीक है, मनसुख का आधार कार्ड मनसुख है ही नहीं कहीं, ठीक है ना, जाने किसके किसके ले लिए, मरे हुओं के ले लिए। ठीक, उन सबके आधार कार्डों से बैंक अकाउंट खुल गए उनमें, और उन्हें पात्र बताया गया गवर्नमेंट योजनाओं का। ठीक है, उनमें सहायता की राशि है। मैनेजर साहब को तो मालूम ही है कि हम मैनेजर साहब मिले हुए हैं, हम आए, हम ही ने मनसुख की निकाल ली, किसी में हाथ का अंगूठा लगाया, किसी में पैर का लगा दिया, किसी में दाहिने हाथ का, किसी में बाएं हाथ का, किसी में उंगली का, बताए महिला है, लक्ष्मी देवी, ये लो पार्वती देवी, ये वाले, ठीक, ये कर करा के सब फिनिश हो गया मतलब। ठीक है, अब होगी जांच तो होगी, और जब होती है जांच होने के तो कैशियर ने किया, कैशियर कहता हम मैनेजर साहब के बिना हम कैसे कर सकते थे, मैनेजर साहब ने किया, वो बताते नहीं नहीं निकाला तो उनने है, यही सब होता है। लेकिन फिर सजाएं भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका हमेशा हमेशा तो न कहें, अधिसम के मामलों में वहां इस्तेमाल होता है जहां गवर्नमेंट एड की, ठीक है, आजकल तो खूब फर्जी स्कूल खुले हुए, स्कूल खोलना तो आजकल धंधा है। कभी रहा होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ठीक है, ये तीन चीजें धंधा नहीं मानी गई हिंदुस्तान में कभी। ठीक है, रावण के सारे मंत्रीगण अच्छे अच्छे आवासों में रहते थे, सुषेण वैद्य वो कुटिया ऐसी थी उसकी, उसी में रहता था, ठीक है ना। तो कभी शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये ऐसी चीजें मानी गई जिनकी बिक्री कभी नहीं होती थी, अब तो इन्हीं की सबसे ज्यादा हो रही। ठीक है, न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, डॉक्टर साहब जानबूझकर ऐसी जांचें लिख रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं, उनमें भी उनका कमीशन है
और ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी। अगर आप इंजेक्टेबल रेंज में देखेंगे तो जो इंजेक्शन आपको 40,000 रुपए का दिया जाएगा, 50,000 रुपए का दिया जाएगा, 15 से 20,000 का, अधिकतम 15 से 20,000 का होगा। एमआरपी पड़ी है, अब करिए आप, देखिए क्या कर लेंगे। आदमी मर रहा है, आप लेंगे और बच रहेंगे। बिल्कुल लूट है, लूट, ठीक है, लूट जिसे बोलते हैं। तो कई बार गुस्से में कह भी दिया करते हैं कि ये सफेद एप्रेन उतार के फेंको। हमारे कई मित्र डॉक्टर हैं, कहते कि तमंचा रखा करो, तमंचा आए मरीज तुरंत उसके लगाओ, सब ले लो एक ही बार में, बात खत्म हुई। जब तक चाहो इलाज करना, फिर लात मार साले भगा देना। और डॉक्टरों ज्यादा लूटू हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले, इन्हीं ने भ्रष्ट किया है। मतलब आदमी अगर ठीक रहना भी चाहे तो फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले उसे ठीक नहीं रहने देंगे। उनके जड़े से हम, ठीक है, हम एक दिन आपसे कह रहे थे कि भगवान ने जो बनाया है वो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अगर आदमी क्रोधी नहीं है तो वो क्षमा का नाटक भले ही करे, मन से उसके क्षमा कभी पैदा नहीं होती। जब वो क्रोध करता है, बुरी तरह करता है, और फिर बाद में उसे कभी अपने क्रोध की निस्सारता ये ध्यान में आती, फिर उसके दिल में क्षमा पैदा होती। जो क्रोध नहीं कर सकता वो क्षमा भी नहीं कर सकता, वो क्षमा का नाटक भले ही करते हैं। और जो क्षमा का नाटक, या जो क्षमा का नाटक में कहें, जो क्षमा कर सकते हैं बिना क्रोधी हुए, ठीक है, वही महापुरुष कहलाते हैं, वही ऋषि योगी और बड़े लोग कहलाते हैं। सामान्य व्यक्ति ये क्रोधी होकर ही क्षमाशील हो सकता है, बिना क्रोधी हुए कोई क्षमाशील नहीं हो सकता, ठीक है। पहले क्रोधी ही होना पड़ेगा, तभी क्षमा जन्मेगी। अगर आपने मोह नहीं है आपको किसी से, तो प्रेम भी नहीं हो सकता, ठीक है। मोह तो पहली चीज है, जब वही नहीं है तो प्रेम कहां से आ जाएगा, ठीक है। वो तो सेकंड बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट चीज है भक्ति, ठीक है ना। तो पहले मोह होगा, फिर प्रेम होगा, मोह ही प्रेम में बदलेगा, प्रेम ही भक्ति में बदलेगी, ठीक है ना। तो एक सिस्टम है। तो अगर आदमी जो कुछ बुरा भगवान ने बनाया है उसका भी आप देखेंगे तो वो भला ही है अंततः। तो ये जो आपको दिखाई देंगे नाटकबाज लोग, ये है ही नाटकबाज इसीलिए क्योंकि ये मन से वैसे नहीं है। ये जो आप देखते हैं ना फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले हैं, सारे एमआर टाइप के लोग बड़े विनम्र दिखते हैं, बात करिए मुंह से फूल झड़ता है, ठीक है। और ये निहायत कपटी लोग हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, यही डॉक्टर को भ्रष्ट बनाते हैं। अगर कोई डॉक्टर भला हो भी तो ये उसे रहने नहीं देंगे भला, ठीक है। और इसीलिए जो हमसे अच्छी अच्छी बातें करता है, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि बहुत ही धूर्त आदमी किसी ने हमसे कहा कि नमस्ते सर, बस हमें लग जाता है कि बहुत ही धूर्त आदमी है। काय बात की नमस्ते, तुम हमें जानते रहे, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई काय बात की नमस्ते, हमें ये बताओ तो किस बात की नमस्ते। लोग उसे विनम्र मानते नहीं, ठीक है। विनम्रता ये आपके प्रति क्यों कोई प्रदर्शित करेगा, काहे, किस लिए। और ये सारे हमारे आपको बड़े विनम्र दिखेंगे तो हमेशा समझ लीजिए कि जो आपसे यूं ही विनम्रता से बात कर रहा है वो कभी ठीक आदमी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मेरी गारंटी नहीं हो सकता। आदमी रूखापन उसका स्वभाव है, क्यों करे तुमसे अच्छी बात, काहे करे, हमें ये बताओ। हम तो कई बार ज्यादा उन्होंने कहे अंकल आए नमस्ते करो, काहे करे भाई नमस्ते। उनने अंकल को आज पहली बार देखा, काहे करे नमस्ते, क्यों करे, जिस दिन उसे लगेगा करेगा। लेकिन ये अननेसेसरी की भ्रष्टता आप उसे सिखा रहे हो सिविलाइजेशन के नाम पर। तो क्या है कि ये खूब हो रहा है, हमारे एसआर ये खूब डॉक्टरों को भ्रष्ट बना रहे। डॉक्टर तो ऑलरेडी अपना सब सही है। तो शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, वो सॉरी कह रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा तो एक ही बात हुई और न्याय।
ये कभी ठीक बातें हुआ करती थी, आज तो बहुत ही खराब पोजीशन है। इसलिए जो आज स्कूल खुले हैं उनमें फोर्जरी खूब हो रही है, खूब बच्चों के एडमिशन है, एक एडमिशन नहीं है। भौतिक सत्यापन अगर कर लो तो एक एडमिशन नहीं है, लेकिन रजिस्टर पे 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, सबकी शुल्क प्रतिपूर्ति आ रही, खा रहे हैं बैठ के। ठीक है, सब खूब कागज पे ही सारा स्कूल है, सारा स्कूल कागज पे है, कहीं कोई बच्चा नहीं। और डीबीटी, भाई डीबीटी तो करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्वेटर का पैसा भेज रही, एमडीएम का पैसा भेज रही, वो सब आ रहा है, मैनेजर साहब भी मिले, वो भी मिले, स्कूल पे स्कूल खुलना है। ठीक है, बर्बादी हो रही है। तो ये जो फोर्जरी का तरीका है, ठीक है, कल्पित व्यक्ति के नाम से डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, ये यहां खूब इस्तेमाल होता है। स्पष्टीकरण 2 देखें क्या कहता है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाने पद का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड घ में है। तो ये कोई खास बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाने का क्या अर्थ है वो उन्होंने वहां बताया। तो ये आपका फोर्जरी ये पूरा हुआ, और आप ये खूब मान लीजिएगा, इसके दृष्टांत आपको मिलेंगे मेन सेंस में। और फोर्जरी आपसे कई बार एलएलबी में भी पूछी गई होगी, खूब पूछी जाती है, हमें मालूम है ना। एलएलबी में फोर्जरी आईपीसी के पेपर में आया करती है, आती है नहीं आती आप लोगों को, ठीक है, लिखने को। और आप में से एक भी न तो उसे लिखता है, और लिखेगा भी तो सही नहीं लिख पाएगा, ये बिल्कुल तय है। लिखेगा तो मेरी गारंटी है सही नहीं लिख सकता। आप लिखते हैं कि अपराध के आवश्यक तत्व, वो दुराशय और ये लिखा करते हैं आप एलएलबी, ठीक है। कूट रचना, ये अव्वल तो इसका कोई कॉन्सेप्शन ही नहीं होता, क्योंकि उसमें 6-7 उद्देश्य बताएं, वही ध्यान नहीं रहता, कुछ नहीं है। ठीक है, लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करे, किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति संविधा में प्रवेश करे, ये कारित किया जाए, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अलग करे, ये कारित किया जाए, या कपट करे या कपट किया जा सके, बस। ठीक है, फाल्स डॉक्यूमेंट बनाने के 3 तरीके। रचित, मुद्रांकित, हस्ताक्षरित निष्पादित करता है, या तात्विक परिवर्तन कर देता है, या उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है, विकृचितता या मतता, या प्रवंचित करके उससे अनड्यू लाभ लेता है, उसमें का करा लेता है। रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित आदि आदि 2 स्पष्टीकरण। अपने ही नाम का सिग्नेचर करना, ये फोर्जरी की कोटि में आ सकेगा। और कल्पित व्यक्ति, इसके नाम से भी फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं। इतना सा है, लेकिन न तो ये आपको कभी याद होता है और ना आप इसे सही लिखते हैं, ठीक है, और पूछा खूब जाता है, ठीक है। और इसके जो दृष्टांत हैं ये भी आपको रखे मिलते हैं। उस समय ईंटें गिनने के अलावा चारा कोई नहीं होता, इसीलिए एक एक बात आपको बताई गई, एक एक चीज आपको बताई गई। अब 336 वो आपका उसके पहले ही चल चुका है सारा। अब जो दांडिक सेक्शंस हैं इसके, वो शुरू हो रहे हैं, तो अब कोई समय नहीं बच रहा, इसलिए दांडिक सेक्शन हमें लगता है कि कल हम निपटा लेंगे इसको, और कल ये संपत्ति चिन्ह तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। संपत्ति चिन्हों के विषय में यहां तक तो ये आ ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे जैसा होगा।